सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी के 9 पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं और टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के साथ फटाफट जुड़ जाइए और दबा की क्लास को शेयर कर दीजिए। देख लेते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। जो राजस्थान है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यदि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, 1,32,140 वर्ग मील। तो दोनों में काफी अंतर है इसमें। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, 1,32,140 वर्ग मील। या राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है बताइए। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है कितना? 10.41%। ठीक है, कई बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है बताइए, कौन से गोलार्ध में है। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि भारत में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है तो क्या करोगे? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पश्चिम गोलार्ध, ये ध्यान में रखना है आपको। या फिर विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है बताइए कि विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अभी से समझेंगे हम, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसके अलावा है जो कि एशिया में राजस्थान की क्या स्थिति है, कौन से गोलार्ध में है एशिया राजस्थान में? तो ये है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। अब देख लेते हैं किस प्रकार से है वो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, या फिर राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में क्या है, या फिर भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रतिशत है। ठीक है, या फिर भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है, या विश्व में या फिर एशिया में क्या स्थिति है राजस्थान की। तो पहले इसे समझ लेते हैं किस प्रकार से स्थित है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसे कौन से दिशा या कोण कहा जाता है बताइए। उत्तर पूर्व के बीच में जो दिशा होती है या फिर जो कोण होता है उसे कहते हैं ईशान कोण। कौन सा कोण है? ईशान कोण। ठीक है, या फिर उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सा कोण होता है? वायव्य कोण, जो वायव्य कोण है। या फिर है जो कि दक्षिण पश्चिम के बीच में कौन सा कोण होता है? तो नैऋत्य कोण। कौन सा कोण? नैऋत्य। ठीक है, या फिर दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सा कोण होता है? तो आग्नेय कोण। कौन सा कोण? आग्नेय। तो देख लेते हैं, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो कैसे कि विश्व में राजस्थान की ये स्थिति है। विश्व में राजस्थान की स्थिति कैसे है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और भारत में राजस्थान की ये स्थिति है। भारत में कैसे? उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से आप है जो कि नक्शे को माइंड में रख सकते हैं। या फिर दक्षिण और पश्चिम एशिया में राजस्थान की ये स्थिति है। ठीक है, एशिया में राजस्थान की क्या स्थिति है? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो कि विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। या फिर एशिया में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध में। इसके अलावा वहां पर आपसे कोण भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोण मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा देख लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको ये बनाकर दिया है कि सुमेलित कीजिए राजस्थान की स्थिति बताइए। अभी बताया था ये तो मैंने आपको। तो सुमेलित करो कि भारत में क्या स्थिति है राजस्थान की। अभी हमने पढ़ा था उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। भारत में क्या स्थिति है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध।
और विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, और एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, भारत में यह स्थिति है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध एक, और एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की आकृति, बताइए राजस्थान की जो आकृति है वे कैसी है। राजस्थान की आकृति के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय है, यानी कोई भी कोण इसका समान नहीं है। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति विषम कोणीय है। कैसी आकृति है, विषम कोणीय आकृति है। ठीक है, कोई भी कोण इसका समान नहीं है। ठीक है, अगर हम राजस्थान के आकार की बात करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्थान का जो आकार है कैसा है, पतंग के समान। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि राजस्थान का आकार कैसा है, आकार तो कैसा है, पतंगाकार। पतंगाकार राजस्थान का आकार है। अगर आकृति पूछे तो विषम कोणीय आकृति है, और आकार कैसा है तो पतंगाकार, क्योंकि इसमें राजस्थान का आकार आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा, पतंग के समान दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा एक एक चीज क्लियर करवाऊंगी मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, बताइए राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की क्या लंबाई है, या फिर पूर्व से पश्चिम की क्या चौड़ाई है, और इसमें कितना अंतर है। तो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ठीक है, तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है, यानी उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वे कितनी है, 826 किलोमीटर। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। तो कितनी है, 826 किलोमीटर है। और पूर्व से जो पश्चिम की चौड़ाई है, पूर्व से जो पश्चिम की चौड़ाई है वह है 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। और दोनों में कितना अंतर है, तो दोनों में आप सभी जानते हैं 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है, 43 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की क्या लंबाई है, या फिर पूर्व से पश्चिम की क्या चौड़ाई है, या फिर दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान का विकर्ण। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर कई बार आता है कि राजस्थान का विकर्ण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के विकर्ण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान का विकर्ण, पहले तो आपको दिशा याद रखनी है। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम दिशा है। तो राजस्थान के विकर्ण की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बनकर आता है कई बार कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है, तो 784 किलोमीटर। कितनी है, 784 किलोमीटर। या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की क्या लंबाई है, तो 850 किलोमीटर। कितनी, 850 किलोमीटर। और दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है इसमें, 66 किलोमीटर का, 66 किलोमीटर का। समझ में आया कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है, तो 784 किलोमीटर। या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की क्या लंबाई है, तो 850 किलोमीटर। और दोनों में 66 किलोमीटर का अंतर है। ये विकर्ण हो गया। ठीक है, राजस्थान की आकृति भी देख ली हमने। इसके अलावा राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, इसके अलावा राजस्थान का विकर्ण, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनाकर दिया है कि सुमेलित कीजिए। अब इसे आप सुमेलित करो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण लंबाई। इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के जो विकर्ण की लंबाई है, अभी हमने पढ़ा था कितना है, 784
किलोमीटर, चौथा ऑप्शन। ठीक है। या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की क्या लंबाई है, तो 850 किलोमीटर, 4 और 1। ठीक है। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो आप सभी जानते हैं कितनी है, 826 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन। या फिर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या है, तो 869 किलोमीटर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है आपको कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है, तो 784 किलोमीटर। या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की क्या लंबाई है, तो 850 किलोमीटर। या उत्तर से दक्षिण की क्या लंबाई है, तो 826। या फिर पूर्व से पश्चिम की क्या चौड़ाई है, तो 869। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के बिंदु बताइए, राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वे कौन सा है। कई बार क्वेश्चन बना कर दिया जाता है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, या फिर राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, या फिर राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, या फिर पश्चिमी बिंदु। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा जिला है या कौन सा गांव है, तो श्री गंगानगर। ध्यान में रखना है आपको, राजस्थान का उत्तरी बिंदु है श्री गंगानगर, कोणा गांव। कौन सा गांव, कोणा गांव, ये ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वह है बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। और राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वह है शिलाना, शिलान या फिर शिलाना भी बोल सकते हैं, शिलाना गांव, धौलपुर, पूर्वी बिंदु। ठीक है। या फिर राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो कटरा गांव, जैसलमेर, कटरा गांव, जैसलमेर। समझ में आया। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, और वहां पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, फिर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या पूर्वी बिंदु, या फिर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत है, ये दे दिया आपको क्वेश्चन बनाकर कि निम्न में से असंगत है। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा जो कथन है असंगत है। क्या पूछा गया है, राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो बोरकुंड बांसवाड़ा है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, श्री गंगानगर है, अभी देखा था हमने। इसके अलावा राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है शिलाना, धौलपुर, ये ऑप्शन भी सही है। और राजस्थान का पश्चिमी बिंदु पोकरण, जैसलमेर दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, कटरा गांव, जैसलमेर। ठीक है, पोकरण थोड़ा है, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, पोकरण गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, पोकरण गलत दे रखा है, कटरा गांव जैसलमेर है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान का अक्षांश और देशांतर। तो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर आप मुझे बताइए कि राजस्थान का अक्षांश, उत्तरी अक्षांश क्या है, पूर्वी देशांतर क्या है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का, चलिए देखते हैं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो जो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है वे क्या है, 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12, कितना है, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनकर आता है। या फिर राजस्थान का है जो कि पूर्वी देशांतर क्या है, तो 69 डिग्री 30, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान का उत्तरी अक्षांश क्या है या फिर पूर्वी देशांतर क्या है। तो राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश है, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी देशांतर है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं छोटी मोटी बातें कि राजस्थान का जो नामकरण है, रामायण में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए कि रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्थान के लिए, तो मरुकांतर। कौन से शब्द का,
मरुकांतर शब्द का प्रयोग ही देखिए किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनकर आता है कि रामायण में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, मरुकांतर। या फिर बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राजस्थानी द्वितीय। कौन सा? राजस्थानी या द्वितीय। बसंतगढ़ शिलालेख में इस नाम का उल्लेख मिलता है, राजस्थानी द्वितीय, राजस्थान शब्द के लिए, ठीक है। या फिर ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त, कौन से शब्द का? ब्रह्मावर्त, ठीक है। इसके अलावा जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो रायथान या राजस्थान। आता है ना, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। या फिर रायथान, रायथान, इस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया है राजस्थान के लिए। या फिर जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनकर आता है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा, कब? 1800 ईस्वी में। या फिर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जेम्स टोड के द्वारा 1829 में। इसके अलावा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ये भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन से शब्द का? राजस्थानी, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। दिखाई दे रहा है ना कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, कब? 1912 में। कौन सी पुस्तक में? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि राजस्थान जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस बताइए। राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस, इन दोनों में काफी अंतर है। राजस्थान जो स्थापना दिवस है ये तो मनाया जाता है 1 नवंबर को, रख लीजिए, ठीक है। या फिर राजस्थान जो दिवस है ये मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। इसके अलावा जो कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी? कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। या फिर है जो कि राजस्थान इतिहास के जनक आप सभी जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के जनक तो कर्नल जेम्स टोड है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का जो अबुल फजल है वो कहा जाता है किसको? मोनो नेल्सी को, मोनो नेल्सी को। राजस्थान के जो अबुल फजल हैं वे हैं मोनो नेल्सी, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, राजस्थान का अबुल फजल मोनो नेल्सी, जिनके द्वारा कौन कौन सी रचना की गई है? एक तो नेणसिरी ख्यात, नेणसिरी ख्यात, और दूसरी है मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत, ध्यान में रख सकते हो। कौन कौन सी प्रमुख दो रचनाएं? तो नेणसिरी ख्यात या फिर मारवाड़ रा परगनारी विगत, इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा देख लेते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग बताइए कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दूसरे चरण में, ठीक है। और दूसरे चरण का आप सभी नाम जानते हैं, पूर्व राजस्थान संघ। दूसरे चरण में, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और दूसरा जो चरण है उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ, जिसका निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948, यानी 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आता है कई बार कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, ये भी रख लीजिए।
ये राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अब ये जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर दे दिया आपको कि राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, बताइए क्या पूछा है यहाँ पर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है 30 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 1 नवंबर को। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या पूछा है, या राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान जो दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का क्या स्थान है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान पर हमारा राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आपको पता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और पांचवें नंबर पर है गुजरात। क्वेश्चन तो अधिकतर यहाँ से ही बनकर आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पर है गुजरात। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर बताइए श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है या फिर ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है या फिर इजराइल से कितना गुना बड़ा है राजस्थान, या फिर ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है, ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है, या फिर चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया से ये कितना गुना बड़ा है। ठीक है, तो श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है ये बताइए आप मुझे। जो राजस्थान है इसका जो क्षेत्रफल है वे श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, तो 5 गुना। आपको ध्यान में रखना है ये कितना गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। ठीक है, और इजराइल से है ये 17 गुना बड़ा, 17 गुना बड़ा हमारा राजस्थान। इसके अलावा ब्रिटेन से है ये 2 गुना बड़ा, ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। और चेकोस्लोवाकिया से ही 3 गुना बड़ा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कि जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। जर्मनी, जापान, नॉर्वे या फिर पोलैंड, पोलैंड के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, अधिकतर तो यहाँ से पूछा जाता है कि श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है या फिर इजराइल से कितना गुना बड़ा है या फिर ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है या फिर जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड के क्या है, ये बराबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ पर होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय एवं सबसे अंत में सूर्यास्त। ठीक है, सबसे अंत, सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ पर होता है, तो आप सभी जानते हैं राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है। अभी देखा था हमने शिलाना गांव धौलपुर। तो सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होगा, शिलाना गांव धौलपुर में। ठीक है, और सबसे अंत में जो सूर्यास्त है वो होता है कहाँ, कटरा गांव जैसलमेर। नक्शे के हिसाब से इसे समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था राजस्थान का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। और राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है मैं आप सभी जानते हैं शिलाना गांव धौलपुर, शिलाना गांव धौलपुर है। तो सर्वप्रथम जो सूर्योदय है, सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होगा, शिलाना गांव धौलपुर में होता है। ठीक है, और पश्चिमी बिंदु अभी आपको बताया था मैंने कटरा गांव,
कटरा, गांव, जैसलमेर पश्चिमी बिंदु है। तो सबसे अंत में सूर्यास्त, सबसे अंत में जो सूर्यास्त है वे कहाँ पर होगा? कटरा, गांव, जैसलमेर में। और इन दोनों के जो समय में अंतर है वे कितना है बताइए। राजस्थान के पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिमी बिंदु के समय में अगर अंतराल पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? 35 मिनट 8 सेकंड का इसमें अंतराल है। 33 मिनट 8 सेकंड। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितने समय का सूर्योदय में अंतर है? तो 35 मिनट 8 सेकंड आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, आप बताइए मुझे राजस्थान में सॉरी कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है या फिर कुल देशांतर कितने हैं? कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ठीक है, फिर बाद में जानेंगे कुल अक्षांश कितने हैं और कुल देशांतर कितने हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? गोलार्ध हो गया। ठीक है, ये हमारा गोलार्ध हो गया पूरा पृथ्वी का। तो ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब जो उत्तर से दक्षिण के बीच की रेखा जो जाती है इसे कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है यहाँ से भी आपको। ठीक है, कि जो ये पृथ्वी है तो 0 डिग्री यानी उत्तर से जो दक्षिण की तरफ जो रेखा जा रही है इसे कहते हैं क्या? देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर रेखा का ही दूसरा क्या नाम है? ग्रीनविच रेखा। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। चाहे 0 डिग्री देशांतर बोल दो चाहे बोल दो ग्रीनविच रेखा, एक ही बात है। ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा जा रही है इसे कहते हैं देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है ये रेखा, ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश। यानी इसे कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अलावा जो ये तो राजस्थान का सॉरी ये तो जो पृथ्वी है इसका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये वाला हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो जो ये रेखा है उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है ये कहलाते हैं देशांतर रेखा। इस प्रकार की देशांतर रेखा। तो ये जो कुल देशांतर है वे कितने होते हैं? 360। ध्यान में रखना है आपको, कुल देशांतर ये है 360। ठीक है, कुल देशांतरों की संख्या है 360। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो 180 180 हो गया। ठीक है, बीच में से ठीक है डिवाइड हो गया। इसके अलावा पूरब से जो पश्चिम की ओर रेखा जाती है इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा। इसके अलावा 23 1/2 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये कौन सी रेखा का नाम है? बताइए मुझे, कौन सी रेखा का नाम है? कर्क रेखा का। या फिर क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि कर्क रेखा का दूसरा क्या नाम है? तो क्या करोगे? 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 23 1/2 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है इस रेखा का दूसरा क्या नाम है? मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। ये मकर रेखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि 23 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा। या 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को दूसरी रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? कर्क रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो ये देशांतर है इसकी संख्या तो कितनी होती है? 360 होती है। और जो ये वाली रेखा है इस तरह से इसे कहते हैं अक्षांश वाली रेखा। तो जो कुल अक्षांश है वे कितने होते हैं? 181। कुल अक्षांश कितने हैं? 181। और ये दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कहा जाता है। ये दो अक्षांश हो गए ना, कि दो अक्षांशों के जो मध्य की दूरी है, बीच की जो दूरी है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी इसे कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे। और दो अक्षांशों की जो मध्य की दूरी होती है कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया?
कि उत्तर से जो दक्षिण की तरफ रेखा जा रही है इसे देशांतर रेखा कहते हैं, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा जा रही है इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम भूमध्य रेखा है, या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा का दूसरा नाम ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, इसके अलावा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल जो अक्षांश है ये 181 है, और कुल जो देशांतर है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है ना रेखा वो देशांतर है, तो 360 है। या फिर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? गौर है। या फिर दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.13 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरता है? कौन से जिले से गुजरता है? क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरता है? या फिर पूछा जा सकता है कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है कौन से जिले से? ठीक है, या फिर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाकर दिया जा सकता है। तो बताइए कि 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये कौन से जिले से गुजरता है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? तो जैसलमेर से। अभी हमने पढ़ा था जो राजस्थान का पूर्वी जो देशांतर है वो क्या है? 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो कौन से जिले से गुजरेगा? जैसलमेर से। या फिर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है तो धौलपुर से। आप मुझे बताइए कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है वो कौन सा है? नागौर। क्यों है भाई? कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो रेखा है वे आपस में कहाँ पर काटती है? नागौर जिले में। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला होगा वो नागौर है, और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है तो वो भी नागौर से ही गुजरता है। ठीक है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है ये राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है नागौर, और नागौर के पूर्वी नागौर जो जिला है उसमें पूर्वी देशांतर कौन सा गुजरता है? तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। या फिर नागौर में कौन सा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है, नागौर में कौन सा है जो कि उत्तरी अक्षांश गुजरता है? मुझे बताइए अक्षांश का नाम। नागौर से कौन सा उत्तरी अक्षांश है जो कि गुजरता है? अगर क्वेश्चन को इस प्रकार का बनाकर दे दिया जाए आपको कि नागौर से कौन सा उत्तरी अक्षांश गुजरता है तो क्या करोगे फिर आप? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? 27 डिग्री, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है नागौर जिले से, और पूर्वी जो देशांतर है गुजरता है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं हम कर्क रेखा के बारे में और पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से। ये उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और ये पश्चिमी बिंदु। तो जो कर्क रेखा है वे राजस्थान के कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी बिंदु से। ठीक है, कर्क रेखा। और राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई है कितनी? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई बताइए मुझे कितनी है? 26 किलोमीटर। और कौन कौन से जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? सबसे नजदीक बांसवाड़ा, ध्यान में रखना है, सबसे नजदीक, सबसे नजदीक गुजरती है ये बांसवाड़ा। उसके बाद गुजरती है दूसरे नंबर पर, यानी दूसरे स्थान पर गुजरती है डूंगरपुर के चीखली गांव से। ठीक है, दो जिलों से ही गुजरती है ये कर्क रेखा, एक तो बांसवाड़ा से सबसे नजदीक से, और दूसरे नंबर पर गुजरती है डूंगरपुर जिले से। ठीक है,
डूंगरपुर जिले के चीखली गांव से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। वे कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन अगर बनाकर दे दिया जाए कि कर्क रेखा को 2 बार 2 बार पार करने वाली नदी है, करने वाली नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है माही नदी है। ठीक है। या फिर कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला कौन सा है, तो सिंपल सी बात है बांसवाड़ा, क्योंकि कर्क रेखा सबसे नजदीक कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक, कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा जिला है? बांसवाड़ा सबसे नजदीक जिला है बांसवाड़ा। ठीक है। या फिर कर्क रेखा से सबसे दूरी पर कौन सा जिला है, तो श्री गंगानगर, ये भी ध्यान में रखना है। सबसे दूरी पर जिला, सबसे दूरी पर जिला कौन सा है कर्क रेखा से, तो श्री गंगानगर, क्योंकि श्री गंगानगर राजस्थान का क्या है? उत्तरी बिंदु है। तो कर्क रेखा से सबसे दूरी पर कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। और कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो जिला है वे है बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा जो सूर्य की जो तिरछी किरणें हैं, अगर मैं बात करूं सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं, वे कहाँ पड़ती है? श्री गंगानगर। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कौन से जिले में पड़ती है? आ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, तो आपको ध्यान में रखना है श्री गंगानगर। या फिर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से जिले पर पड़ेगी? बांसवाड़ा पर। क्यों पड़ेगी भाई? बांसवाड़ा के नजदीक सबसे नजदीक जिले से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। बांसवाड़ा के जिले, ठीक है, बांसवाड़ा जिले से गुजरती है कर्क रेखा। तो सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वे श्री गंगानगर में, और सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वे पड़ेगी बांसवाड़ा जिले पर। तो ये थे आज की महत्वपूर्ण थ्योरी, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।